नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। रीट केस में नपे आरबीएससी चेयरमैन डीपी जारोली, अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने का फैसला। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला ले लिया है। पेपर लीक में शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। आरोप साबित होने पर बर्खास्त किया जाएगा। भविष्य में गड़बड़ी रोकने के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, आज की। पेपर लीक में शामिल कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी और आरोप साबित होने पर बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह, आरबीएससी चेयरमैन जारोली को बर्खास्त कर दिया है। रीट केस में आरबीएससी चेयरमैन जारोली पर कार्रवाई। और अब इसके बाद डीपी जारोली अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। अपना पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं बात करूंगा सीएमओ में जाकर, उसके बाद ही कोई बयान दूंगा। आरबीएससी चेयरमैन जारोली पर कार्रवाई, बर्खास्त। और अब आरबीएससी चेयरमैन ने कहा कि राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला। अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ले लिया। एसओजी ने रीट पेपर लीक का पर्दाफाश किया। इसके बाद एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां इस मामले में हुई और सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम डीपी जारोली का सामने आया। लेकिन अभी डीपी जारोली पर अगर यह मामला बनता है तो इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिलहाल डीपी जारोली को जांच होने तक के लिए सस्पेंड किया गया है। रीट लीक्स में बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, बर्खास्त करने का फैसला डीपी जारोली को। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कमेटी बनाई जाएगी। एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो किसी भी तरह के फर्जीवाड़े पर, किसी भी तरह की नकल पर ध्यान रखेगी, जांच करेगी। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजमेर से चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अजमेर लिए चलते हैं आपको चंद्रशेखर के पास। चंद्रशेखर, जयपुर के लिए रवानगी ले चुके हैं डीपी जारोली। बिल्कुल, डीपी जारोली जो है अपने सरकारी आवास से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। जब जयपुर रवाना हुए उससे पहले उन्होंने न्यूज़ 18 से जो एक्सक्लूसिव बातचीत की उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जयपुर जाकर सीएमओ में वो सबसे पहले अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद में मीडिया के सामने कुछ भी खुलकर कह पाएंगे। लेकिन पूरे मामले के अंदर सबसे जो चौंकाने वाली बात है उनका एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा मामला जो है वो राजनीतिक द्वेषता के चलते नजर आ रहा है। उनका कहना है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते उन पर बर्खास्ती की कार्रवाई है। इस बात के साथ फिर आ रहा हूं आपके पास चंद्रशेखर। जयपुर लिए चलते हैं, गुलाब चंद कटारिया बोल रहे हैं। जिन्होंने इसका लाभ उठा करके अपनी परीक्षाएं दी है और वो बच्चे सफर करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत करके और इसके लिए कितना लंबा समय इंतजार किया है। ये रीट परीक्षा होना न होना, होना न होना, तारीखें बदलते हुए मैं सोचता हूँ सालों निकल गए। उन 16 लाख बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इसके लिए सारी सरकार भी अगर जाए तो कोई कमी होगी। कटारिया जी, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, किरोड़लाल मीणा, मदन दिलावर सबके सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपका क्या मानना है इसमें? मैं क्या है कि सीबीआई जांच हो, उसमें जो समय लगता है, अगर वो समय के कारण से इन 16 लाख बच्चों को यस और नो का पता नहीं लगेगा तो विलंब होगा। और एसओजी ने भी जिस प्रकार से इस केस के पड़ खोले हैं, मैं सोचता हूं कि एसओजी ने भी बहुत मर्दानगी का काम किया है और उस स्थान तक पहुंच गए जहां से पेपर स्ट्रांग रूम से निकला है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए जो उसने जुटा लिया है। मैं सोचता हूं कोई जांच ये करे या वो करे, पर समय बाउंड होकर के इसका परिणाम आवे ताकि 16 लाख बच्चों की जो जिंदगी में साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको भी किसी प्रकार से मदद हो सके। तो आप एसओजी पे ज्यादा एतबार है या सीबीआई पे? मैंने तो पुलिस में काम किया, मेरे पास डिपार्टमेंट रहा है। मुझे गर्व है इस बात का कि अभी भी पुलिस में अच्छे अधिकारी हैं, हिम्मतवर अधिकारी हैं। थोड़ा सा उनको सरकार की तरफ से भी प्रोटेक्शन और पूरा स्टाफ और पूरा लवाजमा मिले और टाइम बाउंड तय करें कि 1 महीने के अंदर इसमें जो भी अभियुक्त हैं उन सबको अंदर डालो और डालने के बाद उनकी सबकी प्रॉपर्टी सीज करके और इसके बारे में निर्णय लो ताकि 16 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ होने वाले खिलवाड़ से भी
कुछ उनका बचाव हो सके। तो आपके साथी तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखो, मैं सोचता हूँ उनका सोचना होगा, सीबीआई ही कोई एकमात्र रास्ता नहीं है। इसमें सीबीआई में अगर 1 साल लग गया तो इन 16 लाख बच्चों का क्या होगा? 1 साल तक क्या ये लटके रहेंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तो मैं सोचता हूँ क्योंकि इनके साथ एक व्यक्ति नहीं जुड़ा है, इससे सारा राजस्थान के परिवार जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके बारे में निर्णय अगर सीबीआई ये कहती है कि 2 महीने में निर्णय कर सकते हैं, दे दीजिए, कोई हर्जा नहीं। और सीबीआई अगर 1 साल तक न करे तो इन बच्चों के साथ क्या होगा? कटारिया जी, सरकार कल तक तो कुछ कह ही नहीं रही थी और देर रात को फैसला लिया गया जारौली को हटाने का। लेना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि जब स्ट्रांग रूम से पेपर गया, वहाँ प्राइवेट व्यक्तियों को आपने उसकी तरफदारी करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्यों लगाया? पुलिस को आपने इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? कि राजस्थान में तो सब जगह पुलिस को इन्वॉल्व करके पेपर की सुरक्षा की, तो यही क्या ऐसी विशेषता थी? इसका मतलब सबकी मिली भगत का ही परिणाम था जो एक कांड हुआ है। क्या विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई देगी? निश्चित रूप से सुनाई देगी। अगर ये कांड हम नहीं उठा सकते तो हम विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा सकते। तो क्या विधानसभा सत्र के कारण ही कार्रवाई सरकार हुई का जारौली दबाव पर? है? मैं सोचता हूँ ये तो एसओजी ने जिस प्रकार से निकाला, देखो आप और हम सब उसको पढ़ने के बाद ही इतने ज्यादा उग्र हुए। तब तक भी जांच चली रही थी, लेकिन जब उसने एक स्ट्रांग रूम से पेपर निकला है और बिका है, उसको ही जब पकड़ के लिया है और उसके बयान और वर्षन से ही जब पता लगा, तो मैं सोचता हूँ सच्चाई तो सामने आ गई। क्या सरकार बैकफुट पर आई कि विधानसभा सत्र आ रहा है, फेस करना पड़ेगा? विधानसभा तो अपनी जगह काम करेगी, लेकिन मैं तो उस एसओजी और एसओजी की टीम को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस हिम्मत के साथ इस केस को खोलने का प्रयास किया है, ये वास्तव में राजस्थान की पुलिस के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है। अलवर प्रकरण में जो बालिका थी उसके यानी कि शरीर देखो, अलवर प्रकरण में तो क्या है, पहले दिन से जब स्टेटमेंट आपने पढ़ा तो एसपी ने स्वयं ने संदेह जाहिर किया कि रेप हुआ। डॉक्टरों ने जो इलाज किया उन्होंने भी इस बारे में अपना संदेह पब्लिक के सामने अपने विभिन्न जांचों में या इलाज में बता दिया। और फिर प्रियंका ने भी जिस केस को लेकर के मुख्यमंत्री से बात की, उसके बाद ये भी लग गया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी ये प्रभावित करेगी, क्योंकि वहाँ तो तुम सरकार की छोटी छोटी घटना के लिए चले जाते हो, तो यहाँ क्यों नहीं जाते हो? और दूसरा, मैं सोचता हूँ कि जब सीमन के बारे में हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने ढूंढ करके निकाल दिया कि ये सीमन जो लगा हुआ है ये बिल्कुल रेप का संकेत दे रहा है, तो उसको भी छुपाना और दबाना, इसका मतलब सरकार की मंशा इस केस को दबाने की है। केवल अकेली एसपी की हिम्मत नहीं कि वो केस को रफा दफा करने के लिए इस प्रकार के स्टैंड बार बार बदले। मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से सरकार का इन्वॉल्वमेंट और इस केस को दबाने के लिए उनकी कोई रणनीति का पार्ट वो भी बनी। तो इस बार हाउस में कौन कौन से इश्यू रेज करेंगे आप? देखो, मैं सोचता हूँ अब की बार विषय तो अनगिनत है। अब कितने विषय कितने दिन ये चलाएंगे, किस तरह से चलेगी, क्या होगा, वो उस पर निर्भर करेगा। पर मैं सोचता हूँ कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाएगा अब की बार विधानसभा में जब इस प्रकार के संगीन विषयों को लेकर के हम नहीं आएंगे। कटारिया जी, इस बार सरकार पहला मौका है जब कृषि बजट अलग से लेकर के आएगी, इससे किसानों का फायदा होगा या राजनीतिक फायदा? देखो, मैं सोचता हूँ कि सभी लोग चाहते हैं भाई किसानों का बजट अलग हो। केंद्र ने जब इसको कर दिया तो राज्य सरकार को भी किसानों के हितैषी बनना आवश्यक हो गया। 70 साल तक राज करने में तो कभी समझ में आया नहीं कि किसानों का हित, किसान बिल अलग होना चाहिए। अब इस सरकार ने कर दिया तो झेप मिटाने के लिए राज्यों में भी हम इस बार में कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, अगर किसानों के हित के लिए कोई अच्छी चीज लेकर आती है जिससे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, हम हमेशा उसके पक्षधर हैं। उम्मीद की जाए कर्ज माफी के, किसानों की कर्ज माफी के लिए कोई नया फॉर्मूला आ सकेगा इसमें? देखो, कर्ज माफी की घोषणा हमने इनको सौगंध दिला के नहीं कहा। 1, 2, 3, 4, 10 की गिनती हमने नहीं करी, आपने ही करी थी ना। और कर्जा माफ होगा, और इसके कारण से बाप रे लोगों ने जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों से या जो अपने ग्रामीण बैंक हैं उनसे पैसा जिन्होंने लिया, उन्होंने इस आधार पर नहीं जमा कराया कि हमारा आज नहीं तो कल माफ होगा, और अब उनकी जमीनें कुर्क होकर के और बोलियां लग रही है और चारों तरफ से हाहाकार मच रहा है। तो अब झेप मिटाने के लिए अपने उस कानून का बहाना ले रहे हैं कि जो हमने 5 हेक्टेयर तक किया। अरे भले आदमी 15 महीने में पहले ही चेत जाते ना यार, कम से कम इस कानून को भेजने के लिए 2 चिट्ठियां तो पहले ही लिख देते हैं, कम से कम हमारा ये कानून तो भेजो यार जिससे हम मदद करना चाहते हैं। रीट परीक्षा रद्द होने में अब क्या चीजें बाकी रह जाती हैं जब मेरे हिसाब से जिस प्रकार चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं मेरे साथ।
गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जांच सही दिशा में जा रही है और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। एसओजी ने तो बड़ा खुलासा कर दिया है। चंद्रशेखर लगातार जुड़े हुए हैं अजमेर से हमारे साथ। चंद्रशेखर, बात बीच में रही थी, पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डीपी जारोली जो हैं वो सीएमओ के लिए रवाना हुए हैं। साथ ही वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात करने का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो कमेटी ने निर्णय लिया है डीपी जारोली को बर्खास्ती का, उसके बाद में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीपी जारोली से मुलाकात करेंगे? सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। दूसरा सवाल कि क्या एसओजी की जांच जो है वो अब डीपी जारोली पर आकर केंद्रित हो गई है? क्या एसओजी डीपी जारोली से पूछताछ कर सकती है आज? जी, लेकिन डीपी जारोली तो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। बिल्कुल, पहले दिन से डीपी जारोली का साफ तौर पर कहना है कि उनकी कहीं भी संलिप्तता पूरे मामले के अंदर नहीं है। लगातार वो ये बयान जो देते आ रहे हैं कि पूरे मामले में यदि मैं या मेरे बोर्ड का कोई भी कर्मचारी शामिल पाया गया तो वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन जब देर रात उनसे बर्खास्ती जो सरकार ने कर दी है, उसके बाद से अब यह मांग लगातार उठ रही है कि जो एसओजी की जांच है वो उन पर केंद्रित हो सकती है। जी, अब आगे क्या रहने वाला है इसमें चंद्रशेखर? देखिए, एसओजी के अधिकारियों से फिलहाल हमारी बात नहीं हुई है। माना जा रहा है कि आज दिन तक या आज देर शाम तक एसओजी जो है एक बार फिर से डीपी जारोली से पूछताछ कर सकती है और हो सकता है कि पूरे मामले के अंदर एसओजी जांच के लिए डीपी जारोली को तलब भी करे। और कहा यह भी जा रहा है कि इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए और आने वाले कुछ दिनों में जो रीट 2 की परीक्षा होनी है उसके साथ मर्ज करवा लिया जाए। ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल, भाजपा पूरे मामले के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है। भाजपा की मांग है कि पूरे भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अब जब बोर्ड अध्यक्ष खुद बर्खास्त हो चुके हैं, पूरे मामले में सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए माना जा रहा है कि जो बर्खास्ती की कार्रवाई की गई है डीपी जारोली के खिलाफ वो इसीलिए की गई है कि कहीं किन्हीं तथ्यों के साथ में वो छेड़छाड़ ना कर सके और एसओजी अपनी जांच जो है वो निष्पक्ष तौर पर कर सके। बीकानेर के अंदर भी कल बेड़ी कल्ला का एक बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि एसओजी जो जांच कर रही है उससे सरकार पूरी तरह से संतुष्ट है। फिलहाल सीबीआई जांच की जो मांग है विपक्ष की या सीबीआई को जांच देने की जो बात है वो अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी तक जो खबरें आई हैं चंद्रशेखर, उसमें 32 से 33 लोगों पर ये कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, शक के आधार पर पूछताछ की जा रही है। और कितने कर्मचारी अधिकारी रडार पर हैं, कुछ खबर आ रही है अंदर खाने से? देखिए, मुख्य रूप से तो 2 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें जो आउटसाइडर्स थे उन्हें पूरी भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल किया गया था। एक अजमेर के रिटायर्ड बोर्ड के अधिकारी हैं, उन्हें पूरी परीक्षा के अंदर शामिल किया गया था। बताया ये भी जा रहा है कि पेपर कहाँ छपना है, कहाँ से किस तरह से वितरित होना है, पूरी जानकारी और पूरा जो अधिकार था उसका वो रिटायर्ड अधिकारी को दिया गया। लेकिन एसओजी जांच में फिलहाल उस अधिकारी का अभी तक नाम खुलकर के सामने नहीं आया। दूसरा नाम जो है जयपुर के अंदर शिक्षा संकुल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे प्रदीप, उनको लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही है। एसओजी पूर्व में भी उनसे कई बार जो जांच है उन पर केंद्रित कर चुकी है, उनसे पूछताछ की जा चुकी है। अब एक बार फिर माना जा रहा है कि एसओजी बोर्ड के कई और अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूरे मामले को लेकर के पूछताछ कर सकती है। जी, अच्छा चंद्रशेखर, ये थोड़ा जानकारी के लिए बताइए दर्शकों की। हम अमूमन देखते हैं जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं या फिर किसी चुनाव के वोट होते हैं, उनको भी एक बड़े सुरक्षा घेरे में उनको ले जाया जाता है, सुरक्षित स्थान पर उन्हें एक सुरक्षित लवाजमे के साथ रखा जाता है रात भर। रीट का ये पेपर कितने सुरक्षा घेरों के अंदर रहता है, क्या सुरक्षा व्यवस्था होती है? क्या इतना आसान था इस पेपर को बाहर, इस पेपर का पर्चा निकाल देना?
देखिए, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना। पूरे स्ट्रांग रूम तैयार किए जाते हैं, पुलिस की निगरानी में प्रश्न पत्रों को रखा जाता है, पुलिस थानों में रखा जाता है या कलेक्ट्रेट के अंदर जो ट्रेजरी ऑफिस होता है उसके अंदर प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन शिक्षा संकुल, जो कि बोर्ड का ही एक कार्यालय है जयपुर के अंदर, उसमें परीक्षा जो प्रश्न पत्र हैं उन्हें रखने की नौबत क्यों आई? दूसरा सवाल कि उसके अंदर कोऑर्डिनेटर निजी व्यक्ति को क्यों बनाया गया? वो निजी व्यक्ति डॉक्टर डीपी जारोली का खास क्यों था? इस सभी बातों को लेकर आरोप ये भी है कि 24 सितंबर को जब प्रश्न पत्र लीक हुआ उस दिन डीपी जारोली वहां मौजूद थे। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर। अपडेट के लिए फिर से जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया गया है डीपी जारोली को, और डीपी जारोली अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाह रहे हैं डीपी जारोली, इसलिए वो जयपुर पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं मुख्यमंत्री से बात कर ही कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। अभी मेरे पास ही जानकारी नहीं आई है कि मुझे बर्खास्त किया गया है। डीपी जारोली ने ये बात न्यूज़ 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। रीट पेपर लीक प्रकरण पर मंत्री महेश जोशी ने कहा कि सीएम गहलोत इस मामले में गंभीर हैं। प्रदेश की पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। सरकार ने सख्त फैसला लेकर कड़ा संदेश दिया है कि जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं जिस स्तर तक पहुंच के एसओजी ने काम किया है उसके ऊपर कोई स्तर रह जाता है? जिस गहराई से काम किया उसके बाद कोई बात रह जाती है क्या? और जब जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी तो मैं नहीं समझता हूं किसी और प्रकार की इसके अंदर कोई गुंजाइश है। प्रतिपक्ष तो हर मामले में छोटे से लेकर बड़ा तक उस मामले में कभी सीबीआई जांच की मांग करता है, गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, लेकिन उनकी आदत है। ऐसी आदतें उनको मुबारक। सरकार अपना काम पूरी गंभीरता से कर रही है, राजस्थान पुलिस अपना काम गंभीरता से कर रही है। जोशी साहब, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार 2 बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर ये पूरा जो मंत्री के मिलने वाले को सफाई का ठेका दिया और पूरा लीक और ये सारा पूरा उसी से जुड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता कि उनके आरोपों में कोई सच्चाई है। किरोड़ीलाल जी हों चाहे भाजपा के नेता हों, एक होड़ मची हुई है कि कैसे हम अलग अलग बयान देकर, किसी का तो बयान सच निकलेगा, किसी मुद्दे पे कहेंगे कि ए बी सी डी 4 विकल्प हो सकते हैं संभावित, कोई ए कहेगा, कोई बी कहेगा, कोई सी कहेगा, कोई डी कहेगा, कोई तो सही निकलेगा। तो एक होड़ मची हुई है कि कौन अधिक बयान दे। तो इसलिए किरोड़ीलाल जी के बयानों में मैं मानता नहीं हूं कोई सच्चाई है, लेकिन फिर भी मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान की जनता को, कि जो भी सच्चाई है वो सच्चाई छुपेगी नहीं और निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोरोना की तीसरी लहर में वैक्सीन सबसे बड़ा कवच साबित हुई है। राज्य में 31 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है और कई जिलों में इसे हासिल भी कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी सुविधाओं तक स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने यह बात एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। 2 महीने के करीब हुए हैं आपको प्रदेश का स्वास्थ्य महकमे का चार्ज संभाले हुए। कोरोना के पिछले साल और उससे पहले साल जो लहर आई थी, पहली और दूसरी लहर, उसमें राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन के उभरा था। यहाँ के भीलवाड़ा मॉडल को वर्ल्ड लेवल पर सराहा गया था, उसकी प्रशंसा की गई थी। अभी तीसरी लहर चल रही है और हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन कम है। कितना विभाग तैयार है खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर? देखो, दूसरी लहर से हमने सबक सीखा है। दूसरी लहर में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए विभाग ने और सरकार ने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद निश्चित रूप से विभाग ने बहुत सराहनीय कार्य किया। वैक्सीनेशन का काम यहाँ हमारे यहाँ कई जिलों में 7-8 जिलों में 100% फर्स्ट डोज हो गया, 80% से ऊपर हमारा एवरेज सेकंड डोज हो गया और निश्चित रूप से कई ज़िले हमारे दोनों डोज 100% कर लिया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो अपील की, मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की, उसका असर जनता पे हुआ कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद उसको कोई खतरा नहीं है। अगर कोविड हो भी गया तो उसको कोई खतरा नहीं है, कोई ज़्यादा
ओमिक्रॉन से भी कोई खतरा नहीं हुआ ना। निश्चित रूप से तो हमने जो भी तैयारियां की, हमारे ऑक्सीजन का पहले दूसरी लहर में बहुत संकट आया, पूरे देश से हाहाकार मचा ऑक्सीजन के लिए। बाहर से हमको आवंटन किया भारत सरकार ने, उसमें भी भेदभाव किया हमारे साथ। हमने खुद ने, सरकार ने खुद ने 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, 500 से अधिक हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जो हॉस्पिटलों को हमने सीधे ऑक्सीजन से जोड़ दिए। निश्चित रूप से हमने आईसीयू बेड कम से कम 20,000 बनाए। तो जो भी जनरल बेड थे, वेंटिलेटर थे, सारी जो सुविधाएं जिनका अभाव पिछले समय हम महसूस कर चुके, उन सब कमियों को हमने एक तरह से दूर करके आज सरकार पूरी तरह तैयार है। चाहे दवाइयाँ हो, उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बहुत कमी आई, सारा स्टॉक आज हमारे पास है। सारी महंगी से महंगी दवाई, जो 40,000 का इंजेक्शन भी है वो भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। सारी दवाइयों का स्टॉक है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन का है, डॉक्टर्स का है। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज 4:56 पर। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। 31 जनवरी में अभी 5-6 दिन है। कई जिले हमारे 100% कर चुके हैं। कई जिलों में कोई प्रॉब्लम, जैसे सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच जो गैप है, उस कारण नहीं हो पाएगा। आप ही की सरकार के कुछ मंत्री थे जो आपसे सहमति नहीं रखते थे। आज जब इतने केसेस आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो सख्ती की जानी चाहिए थी? सब मंत्रियों को अपनी बात कहने का अधिकार है मुख्यमंत्री जी का। आगे फैसला मुख्यमंत्री जी जो भी करते हैं, जो भी वो सही ठीक समझते हैं वो करते हैं। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक